हमास आतंकवादी है, लेकिन उस आतंकवादी से बड़ा आतंकवादी अमेरिका और इसराइल है। आप पैमाना तय करेंगे, दुनिया की काबिलियत आपके पास आ गई है, आप आतंकवाद को अपने ढंग से परिभाषित करेंगे। यह अधिकार आपको किसने दे दिया साहब? कहां पर एग्रीमेंट हो गया कि आतंकवादी कौन है और नहीं है? ये टीवी चैनल तय करेगा, ये सुधीर चौधरी तय करेंगे, ये रजत शर्मा तय करेंगे, ये क्या कहते हैं रूबिका तय करेंगी? ये अधिकार किसने इनको दे दिया? व्हाट इज मीनिंग ऑफ टेररिज्म? क्या है आतंकवाद की परिभाषा? ये पढ़े लिखे लोग तय करेंगे। और सुन लीजिए, आप सभी लोग पढ़े लिखे अकेले इकलौते आप नहीं है, आपने मास कम्युनिकेशन कहीं से कर लिया होगा, लेकिन पढ़ाई जो होती है वो भारतीय गोदी मीडिया लगातार मुस्तकिल जो बयान चला रही है, उसको देखकर ऐसा लगता है एक लफ्ज कि ये सीखता नहीं है, चीखता है। ये सीखता नहीं है, चीखता है। इसी को भारतीय गोदी मीडिया कहा जाता है। अरे कम से कम कुछ सीखो फिर चीखो, लेकिन ये सीखता नहीं है और चीखता है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। लगातार फिलिस्तीन इजराइल जंग को अलग अलग रूप में दुनिया दिखाने की कोशिश कर रही है। दुनिया के अलग अलग चैनलों, अलग अलग सरकारों ने अपने अपने ढंग से फिलिस्तीन और इजराइल के इस जंग को पेश करने की कोशिश की, लेकिन सबसे ज्यादा जो हैरतनाक मामला है वो है भारतीय गोदी मीडिया और भारत की मौजूदा सरकार से। जी हां, ये कहने में कहीं से भी हिचकना या डरना नहीं चाहिए कि फिलिस्तीन की आजादी की हिमायत न सिर्फ भारत के पिछले तमाम सरकारों ने की है, बल्कि भारत के आम आवाम भी लगातार करती चली आई है। मैं तारीख के आईने में बिल्कुल जाना नहीं चाहता, लेकिन अब तक फिलिस्तीन के तमाम इंसानी हुकूक की बहाली और मुकम्मल आजादी की हिमायत भारत की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा रहा था। लेकिन बदकिस्मती से मौजूदा सरकार ने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी की वजह कर या फिर कुछ अपने इनफरादी फायदे को सामने रखकर इस्राइल जैसे जालिम हुकूमत को, जो कि दूसरे की धरती पर जबरन कब्जा किए हुए है, उसकी न सिर्फ इनडायरेक्टली बल्कि डायरेक्टली हिमायत का ऐलान करती है। अफसोस तब होता है जब भारत के वजीर आजम, जो कि एक बड़े मुल्क के वजीर आजम हैं, बगैर सियासी तबसरे के सीधे सीधे इस्राइल को हिमायत करने का ऐलान कर देते हैं और फिलिस्तीन की मुक्ति के लिए जो संघर्ष हो रहा है उसे आतंकवाद से जोड़ देते हैं। बहरहाल ये तो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हो सकता है प्रधानमंत्री के जहन में बहुत सारी बातें हों, कुछ रक्षा सौदे हो रहे हैं इसराइल से, कुछ उपकरण लिए जा रहे हैं, कुछ टेक्नोलॉजी लिए जा रहे हैं, बहुत सारी जरूरतें हैं। हो सकता है मुल्क के मफाद में ही यह बयान दे दिया हो, लेकिन भारतीय गोदी मीडिया लगातार मुस्तकिल जो बयान चला रही है उसको देखकर ऐसा लगता है एक लफ्ज कि यह सीखता नहीं है, चीखता है। ये सीखता नहीं है, चीखता है। इसी को भारतीय गोदी मीडिया कहा जाता है। अरे कम से कम कुछ सीखो फिर चीखो, लेकिन ये सीखता नहीं है और चीखता है। हैरत आपको होगी कि चीखता कैसे है। अरे कम से कम चीखने में भी कुछ सच्चाई झलके। आप लगातार भारत के तमाम चैनलों को देखेंगे तो कंपटीशन जारी है, लगातार प्रतिस्पर्धा के बीच एक दूसरे को मात देने की कोशिश, चाटुकारिता और चमचागिरी में नंबर 1 बनने की लगातार कोशिश और झूठ को इस तरह से रखने की कोशिश कि एक नादान भी ये समझ जाए कि ये झूठ है। इतनी बेवकूफी और इतनी नीच लफ्जों का इस्तेमाल करने की जो कोशिश है, ये सिर्फ हम लोगों को यानी भारत के लोगों को ही हैरत में नहीं डालती, बल्कि भारतीय पत्रकारिता के लिए ये एक शर्मनाक दौर है जिस दौर से अभी हम लोग गुजर रहे हैं। भारतीय पत्रकारिता अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता के रेस में सबसे निचले पायदान पर है, या शायद रेस में है ही नहीं, रेस से बिल्कुल ही बाहर हो चुकी है। यह अगर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। अब आप देखें, सबसे पहले आर भारत थंबनेल लगाता है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, हमास का होगा दी एंड, हमास का होगा दी एंड। ये कब की खबर है ये भी मैं आपको बता दूं। जिस दिन ये हमले हमास के जरिए इसराइल पर किए गए थे, उस दिन शाम में रिपब्लिक टीवी ने एक शो चलाया और उसने थंबनेल लगाया, हमास का होगा दी एंड। अब रो क्यों रहे हो आतंकवादियों के हमदर्द? कौन है आतंकवादियों के हमदर्द?
ये भी आपको मैं आगे बताऊंगा कि ये किसको कहा जा रहा है। अब रो क्यों रहे हो आतंकवादियों के हमदर्द, ये आप देख रहे हैं, थंबनेल आपके स्क्रीन पर है। अब आप आगे देखें इंडिया टीवी, वाह भाई वाह, नाम है इंडिया टीवी, काम है विदेशी टीवी। 12 मिनट की वीडियो में देखिए इजराइल की सेना का विकराल रूप, ये विकराल रूप दिखा रहे हैं। आगे आप देखिए आज रात सबसे बड़ा धमाका, रिपब्लिक टीवी, नक्शे से साफ हमास दुनिया में हड़कंप, कोई नहीं बचेगा भाई, रिपब्लिक ने कह दिया। अब न्यूज 18 क्यों पीछे रहे? न्यूज 18 ने कहा कांग्रेस ने फिलिस्तीन पर ऐसा क्या बोल दिया कि बवाल हो गया। कांग्रेस ने कुछ बोला होगा नहीं है, इनको फिलिस्तीन और इस्राइल जंग में भी वोट तलाशनी है और ये साइकोलॉजिकल अटैक कर रहे हैं किसी के माइंड पर, किसी के सोच पर, ये मनोवैज्ञानिक हमला कर रहे हैं जिससे उनको ये लगे कि भारत मतलब इस्राइल, भारत मतलब यहूदी, भारत मतलब भारत मतलब मुसलमानों से लड़ने वाला देश, ये मतलब समझा रहे हैं। अब लीजिए साहब न्यूज 18 आगे लिखता है इजराइल का सबसे खतरनाक कमांडो ऑपरेशन, दुश्मन के घर में घुसकर सिखाया सबक। ठीक है, द एंड भी हो चुका है, सबक भी सिखा दिया गया है, नक्शे से साफ भी कर दिया गया है। रजत शर्मा फिर पहुंचे, हमास ने इजराइल को छेड़ा है, इजराइल छोड़ेगा नहीं। रजत शर्मा जी को फोन किया था बेंजामिन नेतन्याहू ने कि अब हम छोड़ेंगे नहीं, खत्म कर देंगे। ठीक है, ये आप अब देखते रहिए इंडिया टीवी का आगे। हमास के लिए कांग्रेस को रोना क्यों आया? अब कांग्रेस के कौन नेता रो रहे थे फूट फूट कर हमास के लिए? आपके पास कोई वीडियो हो तो हमको जरूर भेजिएगा। हमने बहुत सर्च किया, कहीं किसी जगह, न ट्विटर पर, न फेसबुक पर, न पार्टी के किसी अकाउंट पर, कहीं नजर नहीं आया किसी भी साइट पर कि कांग्रेस के नेता फूट फूट कर रो रहे हैं। हाँ, इंडिया टीवी को यह वीडियो जरूर दिखा है कि हमास के लिए कांग्रेस के नेता रो रहे हैं, सो थंबनेल लगाया कि हमास के लिए कांग्रेस को रोना क्यों आया। ये थंबनेल इंडिया टीवी ने लगाया। साहब कंपटीशन इतना जबरदस्त है, इंडिया टीवी ने आगे इजराइल का वादा पूरा, जी जी, इजराइल का वादा पूरा, हमास को कल रात मिट्टी में मिला देंगे। ये 3 दिन पहले की खबर है, कल रात मिट्टी में मिला देंगे। आज की खबर देखिएगा, मिट्टी में मिल गया हमास, या हमास अभी भी लड़ रहा है। अब ये बात मैं कह रहा हूं तो अंधभक्त कहेंगे कि हमास का आप समर्थन कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं वहां भी बताऊंगा कौन किसका समर्थन कर रहा, मैं इस बात को भी बताऊंगा। लेकिन ये हमास मिट्टी में मिल गया, ये खबर आपने क्यों चलाई जब मिट्टी में वो मिला ही? इतने घटिया खबर आपको चलाने के लिए किसने पैसे दिए और किसने प्रेरित किया? ईरान, सीरिया, मिस्र का सीक्रेट युद्ध, गाजा में लंबी जंग को तैयार हमास। अब भैया ये क्या मतलब, जब मिट्टी में मिल ही गया तो फिर लंबी जंग को क्यों तैयार हो गया भाई? ये इनके कंफ्यूजन। अब एक सुधीर चौधरी है बेचारा, ये तो एक अलग ही मुसीबत में है। पहले जी न्यूज में ये डीएनए करता था, अब ये ब्लैक एंड व्हाइट पर उतर आया। इसने कहा इजराइल में 18% मुस्लिम, तो फिलिस्तीन में यहूदी क्यों नहीं? क्या सवाल है, क्या लॉजिक है सुधीर जी। ओहो, सैल्यूट 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 सैल्यूट, आपको तो सलाम करना चाहिए। क्या पत्रकारिता का स्तर है, किस कॉलेज में पढ़ा ये सारा पत्रकार, ये सोचकर कभी कभी बड़ी हंसी आती है। इजराइल में 18% मुस्लिम तो फिलिस्तीन में यहूदी क्यों नहीं? अरे भाई, भारत में 17%, 18% या 14% मुस्लिम, तो अमेरिका में क्यों नहीं? भारत में अगर क्या 4%, भारत में अगर 2% ईसाई, तो फिर पाकिस्तान में क्यों नहीं? फिर चीन में क्यों नहीं? फिर बांग्लादेश में क्यों नहीं? ये कोई पागल हो गए हो क्या? ये कोई सवाल होता है क्या? 18% यहूदी? अब इसका जवाब भी दे रहा हूं मैं कि ऐसा क्यों। तो फिलिस्तीन में क्यों नहीं का एक सवाल उठाया सुधीर ने, और इजराइल में 18% मुस्लिम, यही तो मैं जवाब दे रहा हूं। अबे चेगाइन दाल, यहूदी और मुस्लिम मिलाकर जो इजराइल है, वो जो 18% मुस्लिम है वहां, वो वहां का मूल निवासी है, जैसे हम यहां के मूल निवासी है। और जैसे यहूदी बाहर से आया, वैसे ही आर्यंस बाहर से भारत में आए, और आर्यंस ने यहां कब्जा कर लिया, वैसे यहूदियों ने वहां कब्जा कर लिया। तो ये अभी मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आर्यंस भारत में बाहर से आए, ये वोल्गा से गंगा तक बाल गंगाधर तिलक की लिखी किताब में है, और द आर्किटिक होम इन द वेदास एक किताब है, उसमें भी ये दर्ज है, और जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये दर्ज है, और उर्मिला थापर और कई बड़े लेखकों ने इस बात को लिखा, और ब्राह्मण लेखकों ने लिखा कि मैं बाहर से आया हूं भैया, 5000 साल मात्र पहले आया हूं। तो 5000 साल पहले भारत में कौन था? अच्छा, सुधीर चौधरी ने अपने ब्लैक एंड व्हाइट में कहा कि ठीक है, 1912 के बाद यहूदी दोबारा जर्मनी से आए, और जर्मनी में जब हिटलर का मामला हुआ तो उसके बाद सारे के सारे आ गए। लेकिन उससे पहले, इस्लाम से पहले 1400 साल हुआ इस्लाम को आए, और उससे पहले यहूदी की ही जमीन थी। अभी तो भारत भी तो 5000 साल पहले जो है आदिवासियों की जमीन थी, तो छोड़ के भाग जाओगे तुम? तरीका यह है
के मूल निवासियों को उसका अपना अधिकार मिलना चाहिए। बहरहाल इस पर तो लंबी बहस बाद में होगी। अभी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इतनी जल्दीबाजी में, और उसने आबादी दिखाई आज तक ने, यहूदी 73%, मुस्लिम 18%, ईसाई 2%, कुल मिलाकर ये इस्राइल की आबादी बताई जा रही है। लेकिन आगे जो लिखा जा रहा, गाजा पट्टी इस्राइल में शामिल, यह है न्यूज 18 की खबर। गाजा पट्टी इस्राइल में शामिल, तो हो गया खेल खत्म, इस्राइल अपने घर जाए। अमेरिका जैसे बाप को क्यों बुला रहा भाई? अमेरिका को, जर्मनी को, फ्रांस को, इटली को, इंग्लैंड को आवाज क्यों लगा रहा, आओ भैया मदद को मेरी। अगर हमास खत्म हो गया, 2 घंटे में दी एंड हो गया, गाजा पट्टी पर इजराइल का कब्जा हो गया, तो फिर ये बाप को क्यों बुला रहा है मदद के लिए कि युद्ध पोत लेकर आ जाओ, जल्दी से हमें हमास से बचा लो, हमें हिजबुल्लाह से बचा लो। ये सारी बातें हो रही है, तो ये यहां के चैनल को समझना। तो आगे आप देखें, मिट्टी में गाजा पट्टी, ये इंडिया टीवी है। फोन आया था बेंजामिन नेतन्याहू का रजत शर्मा जी को और इंडिया टीवी के दूसरे एंकरों को कि मिट्टी में मैंने मिला दिया गाजा पट्टी को, तो न्यूज चलाए मिट्टी में गाजा पट्टी, इजराइल मिटाकर लेगा दम। ठीक है साहब, मिटाइए आप। अब इजराइल में उतरी अमेरिकी B-52 बम्बर, भागा हमास। तो भाई अमेरिका ने B-52 क्यों भेजा जब इजराइल इतना ही मजबूत है और इतना ही शेर है और हमास एक आतंकवादी संगठन है? तो एक छोटे से संगठन से लड़ने के लिए, आतंकवादी संगठन से लड़ने के लिए इजराइल को अमेरिका से विमान मंगाना पड़ रहा है, अमेरिका से फौज मंगानी पड़ रही है, ब्रिटेन से, फ्रांस से, जर्मनी से, इटली से, ऑस्ट्रेलिया से, तमाम यूरोपीय देशों से मदद मांगनी पड़ रही है। तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी कि जब वो सिर्फ एक आतंकवादी संगठन से लड़ने में पूरी दुनिया की मदद मांग रहा है, तो अगर कोई मजबूत मुल्क से उसका पाला पड़ जाएगा तो फिर उसका अंजाम क्या होगा, ये आसानी से समझा जा सकता है। अब फिर न्यूज 18 है, इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादियों को खदेड़ा, हमास का दी एंड कर दिया। अरे भैया, पहले कहीं एक फैसले पर रुक तो जाओ। हमास का जब दी एंड कर दिया तो न्यूज खत्म करो, आगे अब भारत का न्यूज दिखाओ, आगे मणिपुर का दिखाओ कि वहां आतंकवादियों को का दी एंड हुआ या नहीं हुआ। हाँ, फिर जब ये बातें उठाई जा रही है सोशल मीडिया पर कि भारतीय गोदी मीडिया को मणिपुर जाने का समय नहीं था, लेकिन इस्राइल में उछल उछल कर वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो सुधीर चौधरी ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि ये तुलना गलत है और मणिपुर अगर मीडिया न जाती तो वो वीडियो जिसने पूरे दुनिया को सट्टे में डाल दिया था, वो वीडियो जिसने नरेंद्र मोदी जी के 3 महीने की चुप्पी तोड़वा दी थी, वो वीडियो जिसने पूरे देश में खलबली मचा दी थी, वो वीडियो कैसे आता सामने? सुधीर चौधरी जी, वो वीडियो किसी चैनल वालों ने नहीं लाया सामने। सुधीर चौधरी जी फिर से पढ़ लो, वो वीडियो सोशल मीडिया पर अचानक रातों रात वायरल हुआ और ट्विटर पर इतना वायरल हुआ कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया और मजबूरी में वो चीज आपको भी दिखानी पड़ी। ये आपकी मजबूरी थी, आपको बैकफुट पर सोशल मीडिया ने लाया है, आपको बैकफुट पर यूट्यूब ने लाया है, आपको बैकफुट पर ट्विटर ने लाया है। अगर सोशल मीडिया ना होता तो ये टीवी वाले बिल्कुल नंगा होकर नाचते और मुल्क को जहन्नम में धकेल देते, झूठ की बाजार इस तरह सजा देते कि कोई सच तलाशने की कोशिश भी करता तो शायद सच कहीं मिलता नहीं। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया है, इसलिए इनकी झूठ की दुकान का पर्दा हटाकर सोशल मीडिया दिखाता है कि इस दुकान में जो कुछ भी है वो सिर्फ झूठ है और प्रोपेगेंडा है। ये मुल्क को बर्बाद करने की योजना पर काम कर रहे हैं, ये मुसाद के एजेंट हैं, ये इस्राइल के दलाल हैं जो लोग इस तरह की हरकत इस मुल्क में कर रहे हैं। मुल्क की अपनी समस्या है और अपनी फॉरेन पॉलिसी है। मुल्क की मीडिया जब बात करे तो फॉरेन पॉलिसी पर बात करे या फिर अपनी समस्या पर बात करे। फॉरेन पॉलिसी यह है कि गांधी जी से लेकर, नेहरू जी से लेकर, इंदिरा जी तक, राजीव गांधी तक, उन तमाम नेताओं ने हमेशा इस्राइल के खिलाफ फिलिस्तीन का साथ दिया। एक बात दर्शकों को जानना होगा कि अगर इस्राइल इतना ही बेहतर था तो 1948 में इस्राइल का कयाम होता है, लेकिन 1990 से पहले तक इस्राइल को भारत ने मान्यता भी नहीं दी थी और इस्राइल का दूतावास भी नहीं खुला था। मतलब साफ है, जबकि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद यासिर अराफात जो फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के नेता थे, वो दिल्ली आए और उनके अंतिम दर्शन किए, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए और दिल्ली की सड़कों पर फूट फूट कर रोने लगे और यह कहा कि हमने अपना एक बहन खो दिया। तो यासिर अराफात से जो संबंध स्वर्गीय इंदिरा गांधी के थे या दूसरे नेताओं के थे, वो किस आधार पर थे? वही आधार आज भी है, आधार बदला नहीं है। लेकिन ये गोदी मीडिया करे कि हमास के समर्थक पैदा हो गए। अबे बेवकूफ, इस्राइल का विरोध करना हमास का समर्थन करना नहीं होता है।
इसराइल का विरोध करना हमास का समर्थन करना नहीं होता है, और इसराइल का विरोध तब तक होना चाहिए जब तक कि वो फिलिस्तीनियों के मौलिक अधिकारों का हनन करना बंद ना कर दे, जब तक वो फिलिस्तीनियों के साथ अत्याचार करना बंद ना कर दे, जब तक वो फिलिस्तीनियों के बच्चों पर याद आया, यह हमास ने जो हमला किया और उसमें जो बूढ़ी औरतें और जो बच्चे मारे गए, उसको लेकर भी गोदी मीडिया का रोना धोना चालू है। अफसोस हमें भी है और तमाम लोगों को है, इंसानियत का कत्ल नहीं होना चाहिए, लेकिन पिछले कई दशकों से लगातार उस फिलिस्तीन की सरजमीन पर, गाजा की सरजमीन पर, वेस्ट बैंक की सरजमीन पर जो लगातार इसराइली फौजियों के द्वारा, आतंकवादियों ने, मैं अब आतंकवादी कहूंगा, अभी थोड़ा सा रुक जाइए, इसराइली फौजियों के द्वारा मासूम बच्चों का कत्ल, औरतों का कत्ल, बूढ़े का कत्ल, बम बरसा देना, अस्पताल पर बम गिरा देना, स्कूल पर बम गिरा देना, मस्जिद पर बम गिरा देना, बाजार पर बम गिरा देना और घर से खींच कर फिलिस्तीनियों को मारना और फिलिस्तीनी औरतों की इज्जत को लूटना, ये सारे जो बर्बरतापूर्ण काम हो रहे थे, तब गोदी मीडिया खामोश क्यों थी, ये सवाल किया जा रहा। हां, हमास आतंकवादी है, लेकिन उस आतंकवादी से बड़ा आतंकवादी अमेरिका और इसराइल है। आप पैमाना तय करेंगे, दुनिया की काबिलियत आपके पास आ गई है, आप आतंकवाद को अपने ढंग से परिभाषित करेंगे। यह अधिकार आपको किसने दे दिया साहब? कहां पर एग्रीमेंट हो गया कि आतंकवादी कौन है और नहीं है? ये टीवी चैनल तय करेगा, ये सुधीर चौधरी तय करेंगे, ये रजत शर्मा तय करेंगे, ये क्या कहते हैं रूबिका तय करेंगी? ये अधिकार किसने इनको दे दिया? व्हाट इज मीनिंग ऑफ टेररिज्म? क्या है आतंकवाद की परिभाषा? ये पढ़े लिखे लोग तय करेंगे। और सुन लीजिए, आप सभी लोग पढ़े लिखे अकेले इकलौते आप नहीं है, आपने मास कम्युनिकेशन कहीं से कर लिया होगा, लेकिन पढ़ाई जो होती है वो समाज में हो। जी हां, और वो पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं, हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं, हम लोग सामाजिक अध्ययन कर रहे हैं, किताब से परे, किताब से ऊपर, कॉलेज लाइफ से अलग, टीचर से भी अलग। ये सेल्फ स्टडी जो हमारा है, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि आतंक का मतलब कोई भी व्यक्ति अकेला तय नहीं कर सकता है, और आतंकवादी कौन है ये कहने का अधिकार उसको है। पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप न किया हो और पापी न हो। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है, उसका सरगना अगर अमेरिका है, जिसने तालिबान पैदा किया, जिसने ओसामा पैदा किया, जिसने अबू बकर अल बगदादी पैदा किया, यह आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, यह आरोप दुनिया के कई बड़े देशों ने लगाया। और हां, अगर रूस की मान लें तो हमास के जरिए जो ये हमले किए गए, ये भी अमेरिका ने करवाया है। दुनिया का ध्यान चूंकि यूक्रेन में अमेरिका चारों खाने चित्त हो गया, यूक्रेन में पूरा यूरोप की कंट्री की हवा निकल गई, यूक्रेन में यूरोप की हैकड़ी निकल गई, यूक्रेन में यूरोप के बड़े बड़े दिग्गज जो अपने आप को सुपर पावर कहते थे, जर्मनी, फ्रांस, इटली और अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश घुटने टेक चुके हैं रूस के सामने। तो ऐसे में ध्यान भटकाने के लिए इसराइल पर इस तरह का हमला कराया गया। यह आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, यह आरोप खुद व्लादिमीर पुतिन ने लगाया है, रूस के राष्ट्रपति ने लगाया है, और उसने साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका अगर बदतमीजी और बदमाशी मिडिल ईस्ट में करने की कोशिश करेगा तो मैं फिलिस्तीन के साथ खड़ा हूं। एक बात, अब इनका जो है बड़ा ही 8 घंटे में हमास खल्लास, ये साहब है आर भारत, 8 घंटे में हमास खल्लास, मूसाद ने कर दिया अटैक। अब मूसाद कितना अटैक करेगा आज भी देख लेंगे न्यूज। हमास के डेथ वारंट पर नेतन्याहू ने साइन कर दिया, ये टीवी9, कोई पीछे नहीं, कंपटीशन में है। लीजिए, कंपटीशन में कोई नहीं, इंडिया टीवी कांग्रेस के पीछे भी हाथ धोकर पड़ी हुई है। कांग्रेस हमास के साथ, देश इजराइल के साथ, हाय 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 हाय, ये इंडिया टीवी ने तय किया है कि देश इजराइल के साथ है। अगर आप इजराइल के साथ हैं तो आप ये मान लें कि आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ नहीं हैं। आप इजराइल के साथ हैं तो आप ये मान लें कि आप खुदीराम बोस के साथ नहीं हैं। आप अगर इजराइल के साथ हैं तो आप मान लें कि शहीद आजम भगत सिंह के साथ आप नहीं हैं। आप अगर इजराइल के साथ हैं तो आप ये मान लें कि मुल्क के उन तमाम करोड़ों उन जयालों जिन्होंने इस देश की मुक्ति के लिए, मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेकर अपना बलिदान दिया था, आप उनके साथ नहीं हैं, इसलिए कि वो तमाम के तमाम लोग हमारे हीरो थे, हमारे आइडियल थे, और अपने देश के लिए, अपने देश की मुक्ति के लिए जो लड़ता है वो हीरो होता है, वो आतंकवादी नहीं होता। अगर आप इस्राइल के साथ हैं तो हां, ये कहा जा सकता है कि आप अंग्रेजों के चाटुकार जो थे उस जमाने में, वो आपके आइडियल हैं। अंग्रेजों के जो मुखबिर थे वो आपके आइडियल हैं, अंग्रेजों के जो दलाल थे वो आपके आइडियल हैं, इसलिए आप इजराइल के साथ हैं। हालांकि दुनिया जानती है, बहुत सारी बहसें हो चुकी हैं, ये सावरकर को फॉलो करते हैं, सावरकर के बारे में बहुत कुछ कहने की अब जरूरत नहीं है।